काय की बात हुई, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस आप निकालते हो, फिजिबल, नॉन फिजिबल रिएक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपको फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो भैया स्पीड की बात करना या फिजिबिलिटी की बात करना या कितने टाइम में रिएक्टेंट का कितना पार्ट कंज्यूम हो गया या कितना पार्ट डिक्रीज हो गया, ये सारी चर्चा काय में होती, केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच में हो जाती है। अब रिएक्टेंट का जब पार्ट घटता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटता है, तो पर्टिकुलर टाइम पे कितना घटा उसको निकालने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, उसको आरओआर कहते हैं। व्हाट इज आरओआर? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ये तो केमिस्ट्री के वो कॉन्सेप्ट वाले में लिया, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ये तो बोर्ड में कभी आने की है नहीं, इंट्रोडक्शन वाली बात है। यहां से इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात है भैया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अबाउट डिवाइड बाय टाइम टेकन। भैया मान के चलो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूं, पोटेशियम क्लोरेट ले लिया हमने, और क्या ले लूं, जल्दी रिएक्शन करता है, ये तो फिसड्डी है बहुत ज्यादा, बहुत देर से रिएक्शन करेगा। एक हम रहते हैं रैपिड रिएक्शन हो जाए, चलो अमोनिया को जला दो, अमोनिया जल्दी जल जाती है, अमोनिया को जला दो, ये जल्दी जल जाएगी अमोनिया। बेटा तो पता है, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो हम बता दें ये एक पोटेशियम क्लोरेट है, अगर इसको अपन जलाएंगे, मतलब इससे रिएक्शन करवाएंगे, तो ये लैब में ऑक्सीजन को बनाने की विधि है ये पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट जैसे चट्टान होती, चट्टान का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, इतना हार्ड होता है ये पोटेशियम क्लोरेट, बहुत हार्ड। अलग अलग बेंच पे बैठना बेटा, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये, तो रिएक्शन नहीं हो पाती इसकी, ठीक, मतलब टाइम लगेगा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। तो ये वाली कैसी होगी, जल्दी हो जाएगी, हो सकता है 20 मिनट में, 10 मिनट में। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है टाइम में, कौन कितना टाइम ले रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम निकालने के लिए बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, आरओआर। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आपका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी को आप यहां पर कंसीडर करो कॉन्सेंट्रेशन, क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। अब दो तरीके के रेट होते हैं, बताओ, आपने पढ़े भी हैं दो तरीके के रेट, पढ़े होंगे, फिर दोबारा सुन लो। केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट करी है, अभी बताना कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होती है दो तरीके की, पहली एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या होती है, तो अभी मैंने वो सिखाया। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितने समय में कोई कॉन्सेंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, वो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब प्रॉब्लम देखो तुम, 20 मिनट में अमोनिया गैस बनती है, मान लो किसी भी रिएक्शन में, आप मान लो हैवर्स में मान लो, पूरी 20 मिनट में, तो 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम निकालें आरओआर, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट, ठीक। रिएक्शन चल रही है बराबर, रिएक्शन को कंप्लीट होने में 20 मिनट लगेंगे और तुमने रेट निकाल लिया 12वें मिनट में या 10 मिनट में या 8 मिनट में, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये छोटा चेंज है, तो छोटे चेंज को आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, dx अपॉन dt, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने का तरीका होता है ये, ठीक। अब भैया एवरेज रेट क्या लिखा है, ओवरऑल रेट मेजर इन दी पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने बताया पूरा ओवरऑल रेट निकालना। और ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस कब निकालते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हैं। भैया बताओ फॉर्मूला जो पहले लिखा था वही फॉर्मूला रिपीट है कि नहीं है, क्या लिखा, खुद पढ़ो हिंदी में, रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ पर्टिकुलर टाइम पे, रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, गॉट इट है, ठीक। रिएक्टेंट आपका घटेगा प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा। अब इसको देखो क्या लिखा है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अभी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो तुम बोर्ड पे तुम्हारे सामने एक रिएक्शन है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रिएक्शन है, और ये जो स्मॉल ए बी सी डी लिखा है ना, ये है इसका स्टोइकोमेट्री फैक्टर, मतलब जो तुम लोग को बचपन में 7th 8th में आप बैलेंसिंग के लिए नंबर लगाते थे ना, बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, उसे एबीसीडी मान लिया मैंने, क्या मान लिया, एबीसीडी। तो ये एक रिएक्शन तुम्हारे सामने जनरल दी हुई है। अब मैं कहूं कि इसका तुम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब एवरेज रेट मुझे बताओ पूरी रिएक्शन का, या dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस रेट बताओ पूरी रिएक्शन का। बेटा बहुत इजी है, 6th क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा। ओवरऑल रेट लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी पावर होती है, जो भी यहाँ पावर है, वो 1 के अपॉन में जाएगी, बस इतना याद रखना। तो तुम ये देखो, अब तुम यहाँ मत देखना, पहले तो हमारा वाला सीख लो, 1 अपॉन ए,
फिर यहाँ पर जो क्या करेंगे, कोई भी चीज केमिस्ट्री में अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो डब्बा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डब्बा। उस डब्बे को कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास। अगर पढ़ लो तो अच्छी बात है। डब्बे को क्या बोलते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास। तो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पर पता है कहाँ लिख रहे थे हम? यहाँ लिख रहे थे। अगर हम इसके बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मालूम? डेल्टा ऐसे करेंगे। डेल्टा किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही? कैपिटल ए। और नीचे क्या आएगा? डेल्टा टी। फिर बराबर का साइन लगाएंगे। अब ये ए जो बी है ना, क्या करेंगे? 1/b। क्या करेंगे? फिर क्या लगाएंगे? डेल्टा। ब्रैकेट में किसकी किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे? बी की। नीचे क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। क्लियर? फिर बराबर का साइन लगाएंगे। सी है ना, 1/c। डेल्टा किसकी कंसंट्रेशन? सी की। नीचे क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। फिर बराबर का साइन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? 1/d। डेल्टा किसकी कंसंट्रेशन? डी की। नीचे क्या लगाएंगे? डेल्टा टी। क्या सेम लिख दिया हमने? अब इतनी सी बात याद रखना, जब तक रिएक्टेंट घटेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं। ये तो पता होगा आपको, है ना? तो अब इसमें क्या होता है, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला निकालते हो ना, कि यहां से चालू हुई और यहां तक जाके रिएक्शन हुई। सुनना, मेरे हाथ देखना। यहां से चालू हुई रिएक्शन और यहां से यहां तक जाकर हुई, तो ये C1 है। और यहां पर आए तो ये क्या है? C2 है। तो अगर आप इसको निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? C2 - C1 करके निकालोगे। क्या निकालोगे? C2 - C1। तो अगर ये ज्यादा निकले, ये कम होगा ऑटोमेटिकली, और ये क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वैल्यू तो हम नेगेटिव में आएगी। और रेट और स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होता। इसीलिए रिएक्टेंट में हमेशा हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं। या फिर तुम ऐसा याद कर लो, रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। इसीलिए तो सब जगह नेगेटिव लगा है। यहां देखो ध्यान से, क्या लगा यहाँ? नेगेटिव। लेकिन अगर आगे और लिखते तो इन दोनों में क्या लगेगा? क्या लगेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव साइन यूज ही नहीं करेंगे प्रोडक्ट में, सिर्फ रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन यूज करेंगे। देखो क्या मैंने नेगेटिव साइन यूज किया यहाँ पर? नहीं किया। अब मैं अलग मार्कर से करूंगी, देखो तुम्हें दिखाने के लिए। यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, पक्का समझ में आया? यहाँ भी नेगेटिव लगाएंगे, पक्का। यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस। यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस। प्लस को लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो क्या यहाँ पर ध्यान लगाओ, नेगेटिव साइन दिया कि नहीं दिया? दिया। क्यों दिया नेगेटिव साइन? समझा दिया मैंने प्रॉपर। C2 - C1 वाला भी समझा दिया। ट्रिक भी दे दी कि रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसलिए रिएक्टेंट में नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट में नेगेटिव नहीं आएगा ओवरऑल में। तो ये तरीका होता है ओवरऑल को लिखने का। क्लियर हो गया? चलो आगे बताओ क्या है भैया, पढ़ो इसमें क्या लिखा। ये दो साइंटिस्ट थे, दो भाई, दो दोस्त। उनका नाम था गुलवर्ग एंड बागे। इनने 11th में ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन। उनने एक छोटी सी खाली की गलती थी। उनने ये कहा, अगर कोई रिएक्शन है और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हम इस रिएक्शन के आगे जो भी यहाँ पर पावर लगी रहती है, जो भी बैलेंसी फैक्टर लगा रहता है, इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, ये लगा रहता है, तो वो क्या होता है, कोई भी रेट होती है रिएक्शन की, वो उसके कंसंट्रेशन की पावर के क्या होता है? बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी ये ए है, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है यहाँ पर। मैं इसका लिख के यहाँ पर दिखाऊं, पूरा लिखती हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए के आगे क्या लगा बेटा? स्मॉल ए। और बी के आगे क्या लगा बेटा? स्मॉल बी। तो ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। शॉर्ट तरीका बताऊं? आर ओ आर। जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन जाता है तो क्या आता है मैम? कांस्टेंट आता है मैम। यहां क्या लगाएंगे? ए। यहां क्या लगाएंगे बेटा? बी। मतलब जो भी यहां होगा वो कहां आ जाएगा बेटा? पावर में आ जाएगा। ये बात किसने कही थी? गुलवर्ग और बागे ने कही थी। किसने कही थी? गुलवर्ग और बागे। लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं इसको। और उनने कहा, अगर किसी भी रिएक्शन की ये पावर जोड़ दी जाए तो उसका क्या निकल जाएगा? ऑर्डर। क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगी। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, इसके ऊपर प्रॉपर टेबल वाले न्यूमेरिकल आते हैं, ओवरऑल ऑर्डर निकालने को भी आता है। भी आगे जब क्वेश्चन से प्रैक्टिस आप करोगे तो अभी आएगा, तो वो भी बता देंगे कैसे क्या आता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की। तो भैया इसको जोड़ के आता है। अब प्रॉब्लम फंस गई, गुलवर्ग बागे ने कह दिया और चुपचाप बैठ गए। अब आई क्लास 12th। क्लास 12th में जब इसके ऊपर स्टडी हुआ तो उन्होंने कहा, भाई साहब आधी अधूरा ज्ञान बहुत डेंजर होता है। तुमने बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान दिया है। बोले क्या ज्ञान दिया? बोले तुमने ये कह दिया कि कोई जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय के? रिएक्टेंट के। काय के होता? रिएक्टेंट के। और उनको जोड़ दो तो ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। बोले पता कैसा है? तो 12th में पता चला कि ये सच तो है,
बट प्रॉपर सच नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। मुझसे बोलो क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल डाटा। जब हम आपको ए और बी का एक्सपेरिमेंटल डाटा देंगे तब उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होगा, जो ए और बी की पावर आएगी उसको जोड़कर आपका करेक्ट ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? करेक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने का प्रयास करती हूं। N2 प्लस 3H2 विल गिव 2NH3। एक महान बच्चा महान काम किया उसने कि अरे मैडम ने पढ़ाया था ए की पावर, अरे ना इसकी पावर लिख देते हैं, N2 की पावर कितनी है? 1। थोड़ा साफ कर दें। चलो भैया, यहां पर नाइट्रोजन की पावर कितनी है बेटा बताओ? कछु नहीं है तो 1 मान लो यार, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। और हाइड्रोजन की पावर कितनी है बेटा? 3। तो उसने कहा मैम इसका ऑर्डर आ रहा है 1 + 3 = 4, और ये हो गया रॉन्ग। अब कह रहे भैया तुमने सीधा स्टोइकोमेट्री का नंबर जोड़ा, जो आगे रिएक्शन में लिखा था तुमने जोड़ के पावर निकाल दी। ऐसा नहीं होता। 12th में ये कहानी कही गई है, ऐसा नहीं होता। जब वो तुम्हें डाटा प्रोवाइड करेंगे कि नाइट्रोजन का इतना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट किया है हाइड्रोजन के इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंटली, तब आपको वहां पर जाकर उन दोनों को जोड़कर तब ऑर्डर निकलेगा, ना कि जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है उसको जोड़ो और ऑर्डर निकाल दो। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या है इसका मतलब? ठीक, यहां क्या चाहिए? मुझसे बोलो, एक्सपेरिमेंटल डाटा। क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंटल डाटा। जो प्रॉपर मिलेगा तब आप निकालोगे, तब वो चीज सही होगी। डन। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े, देखो भैया क्या लिखा, पढ़ते जाया करो कि मैम कहां कहां तक पहुंच रहे। क्या? टू रिमूवल ऑफ प्रोपोर्शनल साइन क्या करते हैं? क्या आता है? कांस्टेंट। अभी मैं पढ़ा चुकी ऑलरेडी, मैं तो बस बता रही हूँ तुमको, तुम्हें आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्या मैंने यही कहानी करी? बस मैंने ए और बी का इस्तेमाल किया, इन्होंने एम और एन का इस्तेमाल किया। हम यहाँ के लिखे थे पहले, रेट कांस्टेंट, इन्होंने भी के लिखा, सेम फॉर्मूला सामने आ गया, एकदम बढ़िया। अब ये ए और ए क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? ए। और बी भी क्या है? रिएक्टेंट। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान लो? 1-1 मोलर। कितनी मान लो? 1-1। तो भाई ये रेट कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा रेट के किसके बराबर हो जाएगा? ROR के। ROR पूरी इसमें सिर्फ रेट दिया है, मैं बोल रही हूँ रेट कौन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ROR किसके बराबर हो जाएगा? के। तो स्लाइड समझ में आई ये वाली? के क्या है? याद रखना, के क्या है आपका? क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन विच कंसेंट्रेट, क्या लिखा? अगर 1-1 मोलर ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? 1-1 मोलर, तो आपका ये कहानी होती है। वो लिखा है उसके, यूनिटी का मतलब होता है 1, 1 मोलर लेना। ये हम तुम्हें भेज देंगे, कोई नोट्स मत बनाना, हम भेज देंगे, टेंशन नहीं लेना। अब बताओ ये क्या लिखा? अब आगे कहानी सबसे इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से, इधर इधर देखो। अब भैया 2 पार्ट पे अपन लोगों को महारत हासिल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होती है मॉलिक्यूलरिटी, क्या भैया? और एक होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस ये पकड़ लो, बढ़िया मजेदार एक क्वेश्चन उठना है यहां से। एक होती है मॉलिक्यूलरिटी और एक क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी बहुत आसान है, जो दिखता है बिल्कुल सेम उतनी मॉलिक्यूलरिटी है, मतलब जितनी नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने लिखा, रमन देखो, H2 + I2 विल गिव 2HI। बताओ यहाँ कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन। कितने कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन। तो ये कितने, कौन इसकी क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी? बाई मॉलिक्यूलर। मैम ये कौन सा है? बाई मॉलिक्यूलर। मुझे बोलो कौन सा है? बाई मॉलिक्यूलर। और अगर मैं यहां पर बोलूं N2 + 3H2O, क्या बनाएंगे यहां पर? 2NH3। या मैं उल्टा लिख दूं, 2NH3 डिकम्पोज N2 + 3H2। ये बताओ ये कौन सी मॉलिक्यूलरिटी होगी? बाई मॉलिक्यूलर। 2 लगाना आगे, तो ये बाई मॉलिक्यूलर है। क्या है ये? बाई मॉलिक्यूलर। अब यहाँ क्या बन गया? ये आपका यूनिमोलिकुलर नहीं है, बाई नहीं है, ट्राई नहीं है, टेट्रा में जा रहा, क्योंकि 3 यहां लगा और 1 यहां लगा। एक और देखो, PCl5 विल गिव PCl3 + Cl2। मॉलिक्यूलरिटी बताओ। यूनिमोलिकुलर, एक ही तो है, एक ही PCl5 है, तो यूनिमोलिकुलर। तो ऐसे पर निकाल लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहां फंस गए तुम ऑर्डर में। ऑर्डर आप देख के नहीं बता सकते, ठीक? तो मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। विच वैल्यू? थ्योरेटिकल वैल्यू। आपने देखा और प्रोडक्शन लगाया, देखा और लिखा, देखा और लिखा। लेकिन ऑर्डर है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या है भाई? एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0।
कभी जिंदगी में जीरो हो सकती है क्या? तो रिएक्शन ही नहीं होगी, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है बेटा? जीरो हो सकती है। ये कभी फ्रिक्शन में नहीं आएगी मोलिकुलरिटी, बट वहां पर फ्रैक्शनल में भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर हो गया? चलो ऑर्डर के ऊपर जाते हैं। सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो पावर को जोड़ के आपने निकाला था, बट वो एक्सपेरिमेंट वाला आना चाहिए। कौन सा वाला आना चाहिए? एक्सपेरिमेंट वाला। तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई बच्चों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं पता, तो मेरे बात साथ एक बार कम से कम पढ़ लो इसको, एक बार। 1 मार्क की अगर आ गई तो बैठे रह जाओगे कि मैं डेफिनेशन ही नहीं आ रही है, मैं लिख के क्या आऊं पेपर में, मैं क्या लिखूं? क्या लिखा? सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो। ये क्या लिखा बताओ? ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर। अब बेटा कहानी यहां पर आ गई कि अगर थोड़ा सा भी उनने तुम्हें फंसाया तो तुम्हारे जीवन में स्यूडो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। अब हम ये रिवील कर रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ के जानी है। मतलब तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है? जीरो ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है और सेकेंड ऑर्डर भी है, और स्यूडो मतलब होता है कि दिखेगा कुछ और, होगा कुछ और। आपको सिर्फ एक ही पढ़ के जाना है। कौन सी वाली? जो इसमें स्लाइड में डली है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गारंटी से कह रही हूं, न्यूमेरिकल इसी पे आना है 4 नंबर का, और इतना सस्ता न्यूमेरिकल, बस तुम्हें लॉग सॉल्व करना आता हो। क्या सॉल्व करना आता हो? लॉग। तो हो जाएगा। लॉग सॉल्व करना नहीं आएगा तो फंस जाओगे यहां पर। तो भैया ये है फॉर्मूला उसका, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग की पावर बेस 10, बेस 10 में ही है ये, ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट का मतलब इनिशियल और ए टी का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जिन बच्चों को अगर इतने नंबर मारने हैं और या फिर इतने नंबर मारने हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं यहां बता दूं कि इसका डेरिवेशन और इसके ग्राफ बहुत 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 अच्छे तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। क्या बोला मैंने? डेरिवेशन और ग्राफ, कि हमसे 1 नंबर का भी ना छूटे, आधे नंबर का भी ना छूटे, 1 मार्क का भी गलत ना हो, बिल्कुल निचोड़ के। तो आपको इसके ग्राफ और डेरिवेशन को भी, क्योंकि डेरिवेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन वी नेवर नो, एक आध नंबर का घुमा फिरा के कहीं यहां वहां से कुछ पूछ लिया तो हम ब्लैंक नहीं रहने चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल पक्का आता है, आएगा और आने वाला है। फॉर्मूला क्या है? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग की पावर बेस 10 ए अपॉन, मतलब a अपॉन a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? a अपॉन a माइनस एक्स। अब मुझे बताओ, मैंने कहा 20 मिनट में, 20 मिनट में कोई भी रिएक्टेंट है वो अपना 40% डिकम्पोज हो गया। न्यूमेरिकल ऐसे बनता है, 20 मिनट में कोई भी रिएक्टेंट है जो 40% डिकम्पोज हो गया। कितने परसेंट? 40। तो हम फॉर्मूला यहां पर लगाएं, के बराबर कितनी वैल्यू रखेंगे बेटा? 2.303। कितने मिनट दिया हमने? कितने मिनट दिया? 20 मिनट। लॉग की पावर बेस 10, 40% डिकम्पोज हो गया। इसको कैसे लिखोगे? मतलब इनिशियल कितना है? 100, फाइनल में क्या लिखोगे? 100 माइनस 40, तो कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ऊपर 100 है, नीचे 60 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे उसके बाद लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लॉग ए माइनस लॉग बी। इसी से रिलेटेड इसकी हाफ लाइफ भी आएगी, वो भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तरीका आपको देखना पड़ेगा। ये काय के लिए है बताओ? काय के लिए बताया हमने? ऑर्डर, अगर एक्सपेरिमेंटल वाला क्वेश्चन आया, एक्सपेरिमेंटल डाटा उन्होंने दे दिया, तो मैं इस तरीके से एम और एन को जोड़ना है और क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। अगर जो भी एम की पावर मान लो 1 है और एन की पावर मान लो 2 है, 1 और 2 निकालोगे तो ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा 100%। एक ये वाला न्यूमेरिकल करना, एक फर्स्ट ऑर्डर का करना। और फर्स्ट ऑर्डर की ये रिएक्शन देखो, 2.303 अपॉन टी लॉग की पावर बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स में अगर हाफ लाइफ निकालें बेटा, क्या निकालें? हाफ लाइफ। रट लो फॉर्मूला सीधा, 0.693 अपॉन के। रट के ही जाओ ये फॉर्मूला। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। किसकी हाफ लाइफ? फर्स्ट ऑर्डर। इतनी सी बात याद रखनी है, हो जाएगा काम। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। देखो क्या लिखा, क्या लिखा? मैंने कहा आपको पढ़ना फर्स्ट ऑर्डर ही है। अगर जो बच्चे बिल्कुल ही घबरा रहे हो कि इतना सिलेबस हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के मत जाना, फर्स्ट ऑर्डर जरूर देख लेना, वरना वहां न्यूमेरिकल में ऐसे बैठे रह जाओगे, कहोगे भाई साहब क्या करें,
फर्स्ट ऑर्डर कैसे करें। लेकिन पढ़ के अगर थोड़ा बहुत भी गए तो ग्राफ भी पढ़ लेना, मैंने बता दिया, डेरिवेशन भी पढ़ लेना और जीरो ऑर्डर को भी थोड़ा सा देख लेना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सिंपल सी बात है, जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। क्या होता है जीरो ऑर्डर? जो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या ना करे, डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? चलो आगे बताओ क्या दिया है, बताओ क्या दिया? हाफ लाइफ। ये किसकी हाफ लाइफ है? किसकी हाफ लाइफ? फर्स्ट ऑर्डर की या जीरो ऑर्डर की? किसकी है? जीरो ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की तो मैंने लिख के खुद बता दी थी, जीरो ऑर्डर की ये हाफ लाइफ है। ये जीरो ऑर्डर वाला फॉर्मूला रहेगा और यहाँ पर हाफ लाइफ का मतलब होता है कोई कंसंट्रेशन आधी हो जाए पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब 100 थी, 100 का कितना बचा? 50 बचा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो ये फॉर्मूला रहेगा हाफ लाइफ का। ए नॉट क्या था? इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय 2k, बस इतना याद रखना, इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय 2k। ये हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर वाला है। किसका है? जीरो ऑर्डर। उसके बाद लास्ट स्लाइड यहां देखो, कहते हैं अगर एक क्वेश्चन वो उठाएंगे फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक, एक आध 2 नंबर की रीजनिंग उन्होंने उठा ली कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी में क्या है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्हेनियस। इसके भी 2 ग्राफ हैं, दोनों ग्राफ तमीज से पढ़ लेना, देख लेना, मैंने पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, बताए हैं। जिसमें कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की चर्चा करी है हमने, बताया है, उसको देखना, थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। लेकिन ये गारंटी है 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल यहां से और 3 नंबर का भी मैंने के वाला फॉर्मूला लिखा था वहां से, और 3 नंबर का आपका टेबल वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बोला हमने कि ऑर्डर वाले जो आते हैं ना, डाटा निकाल के दोनों को करना पड़ता। ये 3 न्यूमेरिकल तो मतलब केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल नहीं आया तो क्या आया फिर? न्यूमेरिकल या ग्राफ। आज तक 24 सालों में यही हुआ है, या तो न्यूमेरिकल आया है या फिर क्या आया है? ग्राफ आया है। तो ये तुम्हारे सामने आर्हेनियस की इक्वेशन है, ठीक। ये कोलिजन थ्योरी के ऊपर है कि भाई देखा गया है कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसका अगर रेट बढ़ाया जाए, कुछ करा जाए, तो क्या उसकी मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री सी बढ़ा दो अगर, तो उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा। तो आर्हेनियस ने बड़ा काम किया यार, रेट पे और टेम्परेचर पे, रेट पे और टेम्परेचर पे खूब काम किया। काम करने के बाद उनने अपनी एक इक्वेशन बनाई, उसको आपको रट लेना है, log k2 अपॉन k1 ए अपॉन 2.303 आर। आर को विशेष याद रखें, यहां पर 8.314 वैल्यू रखना ध्यान से, फिक्स है, दी नहीं जाएगी 8.314। और टेम्परेचर तो दिया जाएगा, तो ये ऐसे लिखा है, वरना ऐसे भी आता है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनने पूरा उस तरीके से सॉल्व करके लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये आपको इतना पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का तैयार करना है। डीप पढ़ना हो, ग्राफ समझ में नहीं आ रहे हो, डेरिवेशन नहीं आ रहे हो, कुछ एक डेरिवेशन में फंसो, कोई स्टेप समझ में ना आए तो मेरे से आके पूछ लेना, ठीक। चलो ये तुम्हारे ग्रुप पे डाल देंगे हम।